नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे आचार्य शुक्ल जी के द्वारा एक निबंध लिखा गया है, कविता क्या है। चिंतामणि में संकलित है। चिंतामणि के देखिए 4 खंड है और ये कविता क्या है निबंध है वो आचार्य शुक्ल ने 1909 में सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में छपा था, फिर इस चिंतामणि पुस्तक में संकलित कर दिया है। पहले चिंतामणि जो पुस्तक है उसका नाम जो था वो विचार वीथी था। और आपको शुक्ल जी ने निबंध के बारे में क्या क्या कहा है वो अगर बहुत सारी बातें आपको पढ़नी है तो अपने द्वितीय श्रेणी के जो पाठ्यक्रम है उसमें उत्साह है, लोभ और प्रीति है, श्रद्धा और भक्ति है, वो निबंध जोड़े गए हैं। उनका वीडियोज देख लीजिएगा आप लोग, उनमें विस्तार से चर्चा की गई है। तो अब अपन को कविता क्या है इस निबंध के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म समझाने की कोशिश करते हैं आचार्य शुक्ल जी कि मनुष्य अपने भावों, अपने विचारों और अपने व्यापारों के लिए दिए दूसरों के भावों, दूसरे के विचारों और व्यापारों के साथ में कहीं मिलता और कहीं पर लड़ता हुआ अंत तक चलता रहता है। यानी सभी के साथ में विचारे नहीं मिल सकते हैं, सभी के साथ व्यवहार नहीं मिल सकते हैं, सभी के साथ व्यापार नहीं हो सकता है। और इसी को जीना कहता है। इसी बात को क्या होते हैं, जीना कहा जाता है। जिस अनंत रूपात्म क्षेत्र में यह है व्यवसाय चलता रहता है उनका नाम है जगत। यानी ये अपन जो कार्य करते रहते हैं वो पूरे संसार में करते हैं। जब तक कोई अपने पृथक सत्ता की भावना को ऊपर के लिए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों में अपने योग, अक्षेम, हानि, लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है, यानी एक तरह से बंद रहता है, मुक्त नहीं रहता। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूट करके अपने आप को बिल्कुल भूल करके विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। यानी इन सभी को भूल करके विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका हृदय बिल्कुल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी में जो शब्द विधान करती आई है उसे ही हम कविता कहते हैं। तो कविता की परिभाषा आचार्य शुक्ल ने क्या दी है कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी आत्मा मुक्त हो जाती है तो इंसान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यानी हृदय में बिल्कुल मुक्त हो जाता है तो वो पूरा आनंद प्राप्त कर लेता है, रस प्राप्त कर लेता है। और हृदय की उसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी में जो शब्द विधान होते हैं, यानी मनुष्य की वाणी के माध्यम से वो कुछ बोल देता है, लिख देता है, उसे क्या कहा जाता है, कविता कहा जाता है। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। यानी उसका कर्म होता है और उसको ज्ञान के वो समकक्ष मानी जाती है। यह कविता की परिभाषा दिया आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है और ये तो बहुत बार वैसे भी पूछा जाता है नेट जेआरएफ परीक्षाओं में। तो कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थों, संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठा करके लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियां हैं उनके मार्मिक स्वरूप से का उसको साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता है, कुछ समय के लिए वहां पर पहुंच जाता है ना, मतलब तो कुछ समय के लिए उसे अपने आप का पता नहीं रहता है। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन रहता है, यानी अपनी सत्ता और लोक सत्ता होती है उसमें वो जुड़ा हुआ रहता है, लीन रहता है। उसी की अनुभूति, शब की अनुभूति होती है, यानी उस चीज़ की वो अनुभूति कर लेता है, उसी में सब कुछ वो खोजने लगता है, सभी की अनुभूति हो जाती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे जो मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ में हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वहन होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार से हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक, यानी संसार के अनेक रूप हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार के भाव भी हैं। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत में भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ में हो जाता है। ठीक यहाँ पर समझाने की कोशिश शुक्ल जी ये कर रहे हैं कि हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के जो भाव होते हैं
उनका परिष्कार तभी समझा जाता है, उसका शुद्ध होना तभी समझा जा सकता है जब हम इन सब का प्रकट सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों और व्यापारों और तथ्यों के साथ में हो जाता है। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ में तादात्म्य को अनुभव चिरकाल से करती चली आ रही है, यानी उसके साथ में तादात्म्य बनाए रखने का जो अनुभव है वो लंबे समय से चला आ रहा है। और इन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, और जिन रूपों में और व्यापारों को सामने पाकर के वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध हो जाता है। उनका हमारे भावों के साथ में मूल या फिर सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ होती है उसके साथ में हमारा जो संबंध बढ़ जाता है तो उस संबंध जुड़ जाने के कारण से उसका या तो मूल रूप होगा या फिर मूल रूप अपना उनके साथ में व्यापार कह सकते हैं अपन उसको। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ जो तथ्य हैं उनको भावों के विषय में, या प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या फिर उसको आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों को परिणित करना पड़ता है। मूल रूप होता है उसी के साथ में अपन को जुड़ना पड़ता है। तब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते हैं, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती है। यानी मूल रूप से या मार्मिक रूप से अपन उससे नहीं जुड़ पाते हैं, तब तक उस पर काव्य की कोई दृष्टि अपने सामने नहीं पड़ सकती है। जैसे वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पटपर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़ियाँ, फूस, शाखा, पशु पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप में, यानी ये लंबे समय तक हमारे साथ रहते आ रहे हैं। खेत, डुर्री, हल, झोंपड़े, चौराहे इत्यादि, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इस प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना और घंटा का घेरना, नदी का उमड़ना, मेह का बरसना, कुहरे का छाना, कुरे का छाना, डर से भागना, लोभ से छपकना, झिनना, चपटना, नदी या फिर दलदल से बाह्य पड़ करके निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य की जाति के भावों के साथ में अत्यंत प्राचीन साचर्य, यानी अत्यंत लंबे समय से ये चीज़ें भी अपने साथ में जुड़ी हुई हैं। ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों में वंशानुगत या फिर वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्घोष उद्बोधन की गहरी शक्ति निश्चित है। अतः इसके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारनामे, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालयों के लिए चेक काटना, सर्वस्व हरण के जाली दस्तावेज बनाना, मास्टर की चरखी घुमाना, इंजन में कोयले झोंकना आदि व्यापार के द्वारा नहीं किया जा सकता। सभ्यता व आवरण में कविता का क्या संबंध है? सभ्यता के आवरण और कविता में, तो सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए हैं, यानी जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई है वैसे वैसे अपने जो उद्योग धंधे हैं, व्यापार हैं, वो भी अलग अलग प्रकार से विकसित हो रहे हैं। जो त्यों त्यों उनका मूल रूप बहुत कुछ अछन्न होते गए हैं, उनका मूल रूप है वो अलग अलग रूप से लोगों के ऊपर छाने लग गया है। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई है। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि के द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया है। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया है जिनके साथ उनके भावों का सीधा लगाव नहीं है। जैसे आदि से भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की रक्षा तक का है, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई है। यहाँ तक कि होते होते धन है, मान है, अधिकार है, प्रभुत्व है इत्यादि अनेक बातों की रक्षा है उनकी चिंता ने घर किया है। इन सभी की मतलब उनको चिंता हुई है, और रक्षा के उपाय की वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे हैं, और उसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भाव के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लग गए हैं, यानी इनका भी विकास हुआ है। कुछ भावों के विषय में तो अमूर्त तक होने लगे हैं, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहा गया है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि कीर्ति की लालसा ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में किस नाम से पुकारा गया है, तो अरूप
राग के नाम से पुकारा गया। भावों के विषय में और उनके साथ में प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों के भीतर ही भीतर बना रहता है। मूल विषय और मूल व्यापार होते हैं, उसके अंदर उसका विषय बना रहता है और बराबर बना रहेगा आगे भी। किसी का कुटिल भाई उसकी संपत्ति से एकदम से वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार कर लेता है। यानी कोई दो भाई हैं, उनमें से एक भाई है वो दूसरे को संपत्ति से हटाने के लिए कोई जाली दस्तावेज बना लेता है। उनकी खबर पाकर के वह क्रोध से नाच उठता है। दूसरा वो प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है ना, उसको क्रोध आना चाहिए क्योंकि उसका भी हक है संपत्ति पर। वह दस्तावेज या फिर कागज का टुकड़ा है, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर, यानी वो कागज का टुकड़ा है, उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न खन्न कर दिया है। बिल यानी उसको खंड खंड कुछ भी उसको नहीं मिलने वाला है, अन्नवन कुछ भी उसको मिलेगा नहीं उस संपत्ति से, मतलब एक कंकर भी नहीं मिलना है। उसके क्रोध का प्राकृतिक विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न ही उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर हैं। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। यानी जो जो सभ्यता विकसित हुई तभी तो जाकर के इन सभी का विकास हुआ। कागज बना, उस पर लिखा, वकील आया, सब कुछ हुआ, वरना पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये क्या है कि एक सभ्यता का आवरण है। अतः उसके क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में, जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, यानी एक दो कुत्ते हैं, एक कुत्ते के सामने दूसरे कुत्ते का कोई भोजन उसका छीन लेता है, उसी प्रकार का क्रोध है उन दोनों का, उस व्यक्ति का और उस कुत्ते का। काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय से, विषय की थोड़ा रूप बदल कर आने का, यानी विषय का रूप बदल जाता है। यानी एक की संपत्ति छीनी जा रही है, एक का भोजन छीना जा रहा है, उसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। यानी रूप बदल जाता है, उसका नाम क्या होता है? सभ्यता। क्योंकि पहले इंसान को सिर्फ खाने तक ही सीमित था, धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, उसको रोटी कपड़ा मकान आदि की आवश्यकता पड़ी, फिर संपत्ति आई, शिक्षा आई, सब कुछ हो गया। इस प्रकार से इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना कुछ रूप बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, और जिससे मारपीट, छीन खसोट आदि जो भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ आवरण होता है। पर यह है प्रच्छन्न रूप वैसा मार्मिक नहीं हो सकता है, और उसी से हमें प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि क्रम का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों तो कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों के प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों से हटना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि क्रम कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर के अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहे तो क्षोभ के साथ उसे कहेगा, भाई तुम ये सब इसलिए न कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठ करके हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोंपड़ी में बैठ करके न सूखे चने चबाऊं। यानी भाई को बैठ करके यही कहेगा कि आप तो पक्की हवेली में बैठ करके हलवा पूरी खाओगे और जबकि मैं झोंपड़ी में बैठ करके चने चबाऊंगा। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुसाले ओढ़ करके निकलें और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहेंगे। यह हुआ प्राकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। इससे सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटा करके वे मूल गोचर रूप में सामने रखे गए हैं। उनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। और तुमने उन्हें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज जो बनाया है, इस वाक्य में रागात्मक नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके ध्वनिकार ने कहा है, नहीं, इस वाक्य को ध्यान में रख करके ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कविरीति वृत्त मात्र निर्वाहेणात्म पदलाभ है। यानी देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव बिकता है और स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी नहीं होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदमी
आदिम रूपों तक जाना होगा और मूर्त और गोचर होंगे जब तक भावों से सीधा है, जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप ने मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तरह भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे, जैसे कि ईशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर जाकर के उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी, तो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करती है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, यानी काव्य का अर्थ ग्रहण करने से काम नहीं चलता, बल्कि बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का भी हो सकता है, यानी बिंबों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है। इस कथन में से कल्पना में यदि कोई बिंब या फिर मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू के लिए दिए गए बनिए की होगी। इसी प्रकार क्यों ने कि 1 रुपये में 1.5 पाव घी मिलता है, तो तराजू लिए हुए एक बनिए की मूर्ति अपने आंखों के सामने होगी, जिससे हमारा करुणा का जो भाव है उसका कोई लगाव नहीं होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग तो रूखी सूखी खा करके रहते हैं। इस तथ्य पर हम अर्थ ग्रहण परंपरा के द्वारा इस चक्कर के साथ में पहुंचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है और इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम है, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती है, रूखी सूखी खा सकती है। अब कविता और उसकी सृष्टि संसार उसका, यानी हृदय पर नित्य प्रभाव रख वाले रूपों को और व्यापारों को भावना के सामने ला करके कविता बाह्य प्रकृति के साथ में मनुष्य की अंतः प्रकृति का समुच्चय गठित करती हुई इसी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेट करके मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि के किनारे पर ले या फिर स्वार्थ की पशुवर्ती में ही लिप्त रखे, तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहराते हुए खेतों और जंगलों में हरी घास के बीच में घूम फिर करके, बहते हुए नदी नालों और काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों और मंजरियों से लदी हुई अमराई और पट के बीच में खड़ी झाड़ियों को देख करके अक्षण भर में लीन हुआ, यानी प्राकृतिक दृश्य देख करके वो ऐसा लीन हो जाता उसमें। यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख करके वह न खिला, यदि सुनकर सुंदर रूप सामने पाकर के अपने भीतर की कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का अंतर्नाद सुनकर के वह पसीजा नहीं, और यदि अनाथों और अबलाओं का अत्याचार होते देख करके वह तिलमिलाया, यदि किसी बेडब और विनोदपूर्ण दृश्य या फिर उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में रह क्या जाएगा। इसी विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए, यानी उसका जो जीवन है वो एक तरह से मरुस्थल की यात्रा होना चाहिए, यानी ये चीज़ें उसके जीवन में नहीं होते हुए भी वो नहीं कुछ किया उसने, तो है ना, एक तरह से वो निरस ही रहा है। काव्य दृष्टि कहीं तो नर अक्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं पर मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के, और कहीं पर समस्त चराचर जगत में रहती है काव्य की दृष्टि, यानी नक्षत्र के भीतर भी रहती है, मनुष्यत्र की बाह्य सृष्टि पे भी रहती है, या फिर समस्त चराचर में। तो यहाँ पर काव्य दृष्टि कहाँ कहाँ पर रहती है, अच्छा प्रश्न बनता है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि नर क्षेत्र के भीतर, मनुष्यत्र के बाह्य सृष्टि पर, या फिर समस्त चराचर जगत में। पहले देखते हैं नर क्षेत्र होते हैं। नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है, नर क्षेत्र होता ना उसमें। और नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या फिर उद्भावना ही काव्य में मुक्त हो या फिर बंधन अधिकतर यहीं पर पाई जाती है। मतलब पहले नर क्षेत्र को लेते हैं तो इसमें संसार के अधिकतर कविताएं जो हैं वो इसी क्षेत्र के भीतर होती हैं, नर क्षेत्र के भीतर। इसमें नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों का पारिवारिक विधानों का इसमें संकलन रहता है, समागम। और उद्भावना ही काव्यों में मुक्त हो या फिर प्रबंध अधिकतर इसमें ही पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्य जो हैं उनके मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र के बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। मुख्य यात्रा नर क्षेत्र से होकर ही चलती है।
वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिसमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोक चरित्र है और प्रबंध काव्यों के संबंध में ही यही बात कही जा सकती है कि रहे मुक्त या फिर फुटकल पद्य, वे भी अधिकतर मनुष्यों के भीतर बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति के आलम्बनों के बीच में बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है और श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रतिभाव नहीं होता है। नायक या फिर नायिका के प्रति होता है, वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीपन करवाने वाले होते हैं। स्वयं प्रीति के पात्र या फिर आलम्बन नहीं होते हैं। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं, यानी संयोग में दोनों को सुख मिलता है, बढ़ाते हैं, और वियोग में काटने दौड़ते हैं एक दूसरे को। जिस भावा उद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ में नायक और नायिका का रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावा उद्रेक और उस ब्यौरे के साथ में उनके नहीं कहीं कहीं तो उसके नाम गिनाकर भी काम चलाया जा सकता है। यानी भावा उद्रेक के समय उसके ब्यौरे के साथ नहीं चलता है, बल्कि कहीं कहीं पर उसका नाम गिना करके भी आगे कविता को बढ़ा दिया जाता है। मनुष्य के रूप व्यापार मनोवृत्तियों के सादृश्य साधर्म्य की दृष्टि में से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण ही समझा जाना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं, यानी नर संबंधी जो भावनाएं होती हैं उनको वो तीव्र कर देते हैं। मानवेतर बाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। यहाँ प्रकृति का ग्रहण आलम्बन के रूप में हुआ है। इनका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन से आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। यानी ग्रहण किस प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से, बिंब ग्रहण होता है, एक अर्थ ग्रहण। यहाँ पर नोट कीजिएगा ये चीज। किसी ने कहा है कमल। अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार से भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या फिर कुछ देर बनी रहे, इसी प्रकार भी उसका वर्णन कर सकता है कि ये कोई कमल होता है। तो उस कमल का अपन अगर पद का अर्थ ग्रहण करना चाहेंगे ना, तो अपन अपने दिमाग में ये विचार आएगी कि ललाई लिए हुए सफेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के साथ में एक फूल की मूर्ति थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में आ जाती है कि इस प्रकार का कमल होता है। कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझ करके काम चला लिया जाए। काव्य में सदृश्य काव्य के दृश्य चित्र में पहले प्रकार का जो संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यापारी तथा शास्त्रचर्या में दूसरे का प्रकार का बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यांग वर्ण आकृति तथा उसके आसपास की स्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म वीरों पर न दृष्टि जा सकती है न रम ही सकती है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले वहाँ पर समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति के आलम्बन के रूप में अर्थ ग्रहण किया है। यानी कवि होता है, उसने इस प्रकार से अपन को समझना चाहिए कि ये बाह्य प्रकृति के आलम्बन रूप में उसका चित्रण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का हेमंत ऋतु का जो वर्णन है वो ये वर्णन किया गया है। संस्कृत में पूरा श्लोक है और इसका अर्थ नीचे दिया गया है। देखिए कि वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने पर भी कुछ कुछ गीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत ही प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श में अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना ही फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए जान पड़ते हैं। नदियां जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिसके सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम के आर्द्र और बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर के झड़ गए हैं और जिसकी केसर कर्णिकाएं टूट टूट करके छितरा गई हैं, पाले में ध्वस्त होकर के वो नाल मात्र खड़े हुए, यानी नाल नाल बचे हैं, कमल के पत्ते हैं वो झड़ गए। मानवेतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है।
बाह्य प्रकृति का जो वर्णन है वो कालिदास की कुमार संभवसार और रघुवंश जो नाटक हैं उनके बीच बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य ही भीतर की भीतर वर्तियों के दर्शन के लिए लिखे जाते हैं, भवभूति ने अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वर्ती विधान के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पर उनके उत्तर रामचरित्र में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत से शांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए गए हैं। वह मनुष्यत्र बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत से मिली है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं मिलती है। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की एक मनोहर झांकी का या फिर भारत भूमि के स्वरूप का मधुर ध्यान है, जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूल करके कभी कभी मग्न हुआ करता है। वह घूम घूम करके वक्ता दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों को आमदनी का औसत निकाले या ना निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न ही कला की क्रीड़ा है। विचित्रता वह है प्राचीन भारत में सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है। अलग अलग रूप होते हैं प्रकृति के, कहीं मधुर सुसज्जित या फिर सुंदर रूपों में, तो कहीं पर रूखे बेडोल और कर्कश रूप में, कहीं पर भव्य विशाल या फिर विचित्र रूप में, तो कहीं पर व्यग्र उकराल और भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं है, बल्कि दिन साहचर्य के द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसन्न प्रसाद के सौरभ संचार या फिर मकरंद लोलुप मधुप गुंजार कोकिल गुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्शी समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं। ये विषय या फिर भोग लिप्सु उसी प्रकार जो केवल मुक्त भास हिमबिंदु या फिर मंडित मरकताब शाद्वल्य जाल अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गंभीर गर्त से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विविध वर्ण सुप्रण की विशालता भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हुए तमाशबीन हैं। सच्चे भावुक या फिर सहृदय नहीं है। प्रकृति के साधारण व असाधारण सब प्रकार के रूप में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, बहुभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवि हैं उसमें मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों में ने मुक्त रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया। प्रबंध रचना में थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है। वह प्रकृति के विशेष रूप विभूति को लेकर ही। अंग्रेजी के पिछले कवियों ने वुड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य चिर परिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती है, पर शैली की असाधारण भव्य और विशाल की ओर है। साचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की ज्योति हुई है। धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्रामवासिनियों में साफ सुथरे व ग्राम चैत्यों तथा कथा गोविंद ग्राम वृद्धों में भी इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया गया है। आज भी अपना अनुभव लोग करते हैं। बाल्य या फिर कौमरी अवस्था यानी किशोरावस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ में बैठा करते थे, चिड़चिड़िया बुढ़िया की जिस झोंपड़ी के पास से होकर के हम आते जाते थे, उनकी मधुर स्मृति हमारी भावनाओं को बराबर लीन किए रहती है। बुढ़ी की झोंपड़ी में न कोई चमक दमक है, न काम कौशल का वैचित्र है। मिट्टी की दीवार का फूस का छप्पर पड़ा है। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी का सत्यनामी के नीलाभ हरित कटीले व फिर कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच में लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश यह है कि साधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ में जिसने मनुष्य जाति को उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरा और स्मृति वासना के रूप में बनी हुई थी, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरित थी, वे पूरे ही सहृदय या फिर भावुक कहे
जा सकते हैं। यानी प्रकृति को खुले मन से जो ग्रहण करता है वही सही हृदय या फिर भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीणों दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों, पर्वत, मैदान आदि के बीच में व्यतीत होते आए हैं। अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ में संबंध रखते हैं वो। ठीक है, वो प्रकृति के साथ में, ग्रामीण जो लोग हैं या फिर वन्य जो लोग हैं वो प्रकृति के साथ में अधिक समय तक संबंध उसके रखते आए हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के संबंध तोड़ करके बड़े बड़े महानगरों में आ बसे हैं, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उनके हर वक्त पास न रह करके एक घेरे में बंद रहते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते समय बनता है। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गोरैया हमारे घर के भीतर आ बैठती है। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या फिर चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार तोड़ करके निकल पड़ते हैं। वासुदेव जी का मतलब समझो, नाग के लिए। बरसात के दिनों में जब सुर खींचने की कढ़ाई की परवाह न करे हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उनके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागते जा रहे हो। यानी पुराने जो घर होते हैं उनमें घास फूस उगाती है, तो मतलब ऐसा वो कहती है कि तुम हमें क्यों छोड़ करके आ गए हो। जो केवल अपने विलास या फिर शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते थे, उनमें उस रागात्मक तत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ में सत्ता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापार का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अनुभूत पूर्व हैं। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस तत्वरस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है और इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती है। अब मार्मिक तथ्य क्या होता है काव्य का। मनुष्यत्र प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या फिर तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष निनाद, राग द्वेष, तोष अक्षोभ, कृपा क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है। यानी पशु पक्षियों में भी इस प्रकार के भाव होते हैं। वह तो प्राय बहुत ही प्रत्यक्ष होती है। कवियों के उन पर अपने भाव या फिर आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। तथ्यों का आरोप या फिर संभावना अलबत्त कभी कभी क्या करते हैं। इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र में घसीट करके सूक्ति या फिर सुभाषित के क्षेत्र में डाल देते हैं। जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं, वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता हुआ बढ़ा आ रहा है। यानी कव्य जो होते हैं वो सवेरा होते ही काँव काँव करने लगते हैं और कहीं धोखे से हमारा भी नाश ना हो जाए। कौवों को ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे का नाश हुआ वैसे हमारा भी हो सकता है। यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं है। जहाँ तथ्य केवल अपरिमित या फिर संभावित रहते हैं वहाँ पर अलंकार रूप ही रहते हैं, अलंकारों वो रूप में रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या फिर परिस्थिति में मिलता है वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है। जंगल कट कट करके खेत, गांव और नगर बनते जा रहे हैं। यानी जंगलों को काट कर करके क्या बन रहे हैं, गांव बनते हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है और उनके सब ठिकाने पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। यानी मनुष्य है वो वहाँ पर अपने निवास बना रहा है। वे कहाँ जाएं, यानी पशु पक्षी कहाँ जाएं। कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, कुछ हमारी बस्ती के भीतर या फिर आसपास ही रहने लग जाते हैं और कुछ छीन झपट करके अपना हक ले आते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो जिन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास में उनकी परिस्थिति से मिलता है। अतः उसमें किसी भी चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत होगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज़ उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें गुड़की दे तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है। यानी काव्य की दृष्टि से ऐसा मालूम होगा, देते हैं गुड़की, यह अर्थ ओज बरी हरी, हरी होता है बंदर। जीने का हमारा अधिकार क्या न रह गया है।
पर प्रतिशोध के प्रचार प्रसार बीच तेरे नरे, कि तुम्हारे प्रतिशोध यानी बदले के बीच में है मनुष्य, कीड़ामय जीवन उपाय हमारा ये है। दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हो गए हैं, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह, फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू, छेकता है जाता हम जाएं तो तू कहीं जा, यानी अब कहाँ पर जाएं। पेड़ पौधे लता गुल आदि भी इसी प्रकार के कुछ भावों या फिर तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती हैं। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप यानी गर्मी, उनकी शिथिलता और म्लानता को, शिशिर के सर्दी की कठोर अनुशासन में उनकी दीनता के मधुकाल में, और उनमें रसोन्माद उमंग और हास को प्रबल बात के जकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। और इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वो अपनी चेष्टा आदि हमारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ पर पुराने अत्योत्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब ये है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है और उनकी रूप चेष्टा या फिर परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं है, पर उनकी विशेष विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत ही मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैली कड़ी धूप के तपते मैदानों के बीच एक अकेला वटवृक्ष तक दूर तक छाया फैलाए खड़ा हुआ है, यानी कोई एक वटवृक्ष है। हवा के झोंकों से उनकी टहनियाँ और पत्ते हैं वो हिल हिला करके मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर के उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि उनकी जड़ के पास में एक गाय बैठी हुई आंख मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता भी जीभ बाहर निकाल करके हाँफता हुआ उसी छाया के नीचे आ जाता है। हम में कोई उठ करके उसे छड़ी लेकर के भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देख करके हम में कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार से संबोधन करे तो कर सकता है। किस प्रकार से कि काया की न छाया, यह केवल तुम्हारी द्रुम यानी तुम्हारी डालें हैं, अंतस के मर्म का प्रकाश ये छाया है, बरी है इसी में वह स्वर्ग स्वपन की धारा, इसी में यानी स्वर्ग का सा सुख मिल रहा है इस छाया में, जिसमें न पूरा पूरा नर बह पाया। अतिशार शीतल प्रसार ये छाया धन्य, प्रतिशा पसारे इसे कैसे हरिकाया। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया, कि तूने क्या कमाया है। उस कुत्ते को तो अपन भगा देते हैं। तो ऐसी कविता मतलब लिख सकता है कोई। ऊपर नरक क्षेत्र और मानवेतर सजीव दृष्टि के क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है और कभी समस्त रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर कहने की आवश्यकता नहीं है कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती है, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जहाँ पर निर्जीव या फिर जड़ कहलाती है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप, गति आदि में भी सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। और अपने इधर उधर हरी भरी लहराती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। पवन की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का बात विलोड़ित जल प्रसार की क्षोभ और आकुलता का विकिरण, घनखंड मंडित रश्मि रंजित संध्या दिग्जल में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का ताप से तिलमिलाती धरा का धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्छृंखलता का बीज की कंपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत विस्फोट की भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएं या फिर कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे भी पहुंचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या फिर कवि इसके दृष्टा मात्र होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो भी बचा है वो। इसका एक बार ध्यान से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म जाकर के आचार्य शुक्ल जी हैं, उन्होंने बात को देखा है, समझा है और फिर बाद में
उनको शब्दबद्ध किया है।